बढ़िया एकदम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्रेया महाजन एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो लेक्चर में, जहां पर हमारा करंटली चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसके हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 4 मेथड ऑफ सॉल्यूशन देख लिए थे और आज हम देखने वाले हैं उसकी 5th मेथड, जिससे हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व कर सकते हैं, जिसका नाम है चारपिट्स मेथड। और ये है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ M2 सिलेबस। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और आपको चारपिट्स मेथड पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है चारपिट्स मेथड। ओके, तो अभी तक जो हमने देखे थे 4 स्टैंडर्ड फॉर्म, आई होप आपको अच्छे से पता होंगे कि कैसे क्लैरिफाई करना है। तो आज की जो चारपिट्स मेथड है उसके अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया हुआ होगा, उसके अंदर आपको x भी मिलेगा, y भी मिलेगा, z, p, q, ये सारी टर्म्स आपको मिलेगी। और ऐसी अगर आपको इक्वेशन दी जाए तो आप आपको अगर चारों मेथड से अगर नाम नहीं दिया है तो आप कोई सी भी मेथड, इसको जनरल मेथड कहते हैं, आप कोई से भी इक्वेशन को इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बाई चांस ऐसा हो रहा है कि यार मेथड का नाम तो दिया नहीं है, किससे सॉल्व करें, तो इसको जनरल सॉल्यूशन भी कहते हैं। आप ये वाली मेथड से कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करनी है, जिससे आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, मतलब जो भी फंक्शन दिया रहेगा उस आपको सबसे पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट, z के रिस्पेक्ट, p के रिस्पेक्ट एंड q के रिस्पेक्ट। ओके, जितनी टर्म्स यहाँ पर हमारे फंक्शंस में है, मतलब 5 टर्म्स है तो आपको 5 बार पार्शियल डिफरेंशियल निकालने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको क्वेश्चन में x y z ही दिया हुआ है तो आप सिर्फ x y z के पार्शियल कोएफिशिएंट ही निकालो, नहीं। आपको हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अगर आप चारपिट्स मेथड से कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ये 5 पार्शियल डेरिवेटिव कोएफिशिएंट्स आपको निकालने पड़ेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, फंक्शन को x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट, z के रिस्पेक्ट, p के रिस्पेक्ट एंड q के रिस्पेक्ट आपको फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है एंड उनकी वैल्यूज निकालना है। ठीक है, अगर आपने ये सारी वैल्यूज निकाल ली, उसके बाद आपको क्या फॉर्म करना है, चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CAE कहते हैं। ओके, आई नो ये बहुत ज्यादा बड़ी है, आपको इसे बार बार लिख कर याद करना पड़ेगा। ओके, चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहती है, dx बाय माइनस ऑफ df बाय डेल f बाय डेल p, मतलब जो हमने फंक्शन को p के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिखेंगे हम किसके साथ, माइनस साइन के साथ, इक्वल टू dy अपॉन डेल f बाय डेल q विथ माइनस साइन। हम क्या करेंगे, फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएट करा था हमने विथ रिस्पेक्ट टू q, उसकी वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर विथ नेगेटिव साइन। ओके, फिर आता है हमारा dz में हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ p डेल f बाय डेल p माइनस q डेल f बाय डेल q। ओके, आपको आना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा पर आपको ये याद करनी ही पड़ेगी। ओके, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको याद करना है एज इट इज। फिर आगे हम बढ़ते हैं, dp अपॉन डेल f बाय डेल x प्लस p डेल f बाय डेल z। ओके, फिर हम और आगे बढ़ते हैं, dq के अपॉन में डेल f बाय डेल y प्लस q डेल f बाय डेल z इक्वल टू d फाई बाय 0। कुछ क्वेश्चंस में अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। हम अधिकतर क्वेश्चंस में इसे यूज नहीं करते, मोस्टली मतलब कुछ परसेंट क्वेश्चंस में हम इसे यूज नहीं करते। ठीक है, अब आपको ये वाली ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आप सोचोगे कि कैसे सॉल्व करें श्रेया, कैसे क्या करना है हमको, तो मैं बताती हूँ आपको ये चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। जब आप ये इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुटअप करोगे तो आपको इनके अपॉन में कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेगी। अब उन वैल्यूज को आपको डिसाइड करना है कि आपको उन वैल्यूज को देखकर ये डिसाइड करना है कि कौन से 2 पेयर्स, मतलब या तो ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, जो मतलब इन पांचों में से आपको जो सुटेबल लगे, जो इजी लगे, ऐसे 2 पेयर्स बनाने हैं। ऐसे पेयर्स आपको बनाने हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे पेयर्स बनाने हैं
जिससे आपको पी एंड क्यू की या तो डायरेक्टली वैल्यूज मिल जाए, आपको डायरेक्टली एक्स एंड वाई के फॉर्म में वैल्यूज मिल जाए, या फिर आपको ये इक्वेशन का यूज करके अगर आपको वैल्यूज टफ लग रही है कि यार डिनोमिनेटर में टफ वैल्यूज है, हम नहीं एक्स एंड वाई के फॉर्म में डायरेक्टली पी एंड क्यू की वैल्यूज निकाल पाएंगे, तो आपको क्या करना है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में से ऐसे पेयर को चुनना है जिसकी हेल्प से आप पी एंड क्यू में क्या कर सको, रिलेशन बिल्डअप कर सको। और वो रिलेशन बिल्डअप को, जो आपका रिलेशन जो पी एंड क्यू का बिल्डअप होगा, उसकी हेल्प से फिर हम पी एंड क्यू की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो कुल मिला के आपको चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करके पी एंड क्यू की वैल्यूज निकालना है। ओके, आप क्या करो, इजी इंटीग्रल फंक्शन फ्रैक्शन जो है इसमें से आप कोई से भी दो ऐसे चुन लो जिसकी हेल्प से आप या तो पी क्यू की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए आपको, या फिर आपको ऐसा रिलेशन मिल जाए जिसकी हेल्प से हम पी एंड क्यू की वैल्यूज निकाल सके। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप आती है कंप्लीट सॉल्यूशन की, जिसके अंदर क्या करना है आपको, z इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस सी, वेयर सी इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो कि कैसे आया है, इसको इंटीग्रेट करके। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये टॉपिक भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आपको इसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो, और फिर मैं इसे रख करके क्वेश्चन नया लिखती हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हो। सो गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आपकी हेल्प के लिए अभी के लिए मैंने आपकी चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर लिख दिए, सिर्फ अभी के लिए। ओके, जब आप इसे प्रैक्टिस पर्पस के लिए देखोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन आप छुपा लेना, ठीक है। आप इसको मन से लिखने की कोशिश करना। अभी सिर्फ हमने इसलिए किया क्योंकि अभी ये वाला टॉपिक हमारे लिए फ्रेश है, इसके लिए आपको, मुझे भी पता है कि एकदम से इतनी बड़ी इक्वेशन याद नहीं होती है, इसलिए मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर लिख दी है। और ये रहा हमारा क्वेश्चन, q इज इक्वल्स टू 3p स्क्वायर। आपको दिख रहा है 3p स्क्वायर, आई होप अब आपको दिख रहा होगा। इट इज q इज इक्वल्स टू 3p स्क्वायर। आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सॉल्व बाय चारपिट्स मेथड PDE q इज इक्वल्स टू 3p स्क्वायर, या फिर ऐसा आ जाएगा कि सॉल्व द इक्वेशन q इज इक्वल्स टू 3p स्क्वायर। अगर आपको गिवन नहीं है तो मैंने आपको बता दिया कि चारपिट्स मेथड हमारी जनरल मेथड है। आप कोई सी भी टाइप की या फिर कोई से भी स्टैंडर्ड फॉर्म की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जो कि नॉन लिनियर हो, फर्स्ट ऑर्डर की हो, वो आप इससे कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी स्टेप नंबर 1 क्या थी, इसे फंक्शन में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले फंक्शन में क्या होता है, राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो हम इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, q माइनस 3p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आई होप आपको इतना समझ में आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। सेकेंड स्टेप क्या थी, हमें फंक्शन को हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, y, z, p एंड q। ओके, अब वो पार्शियल कोफिशिएंट्स हम निकालते हैं। चलिए, ये हमारा फंक्शन बन गया डेल f बाय डेल x डेल f बाय डेल y डेल f बाय डेल z डेल f बाय डेल p एंड ये रहा हमारा डेल f बाय डेल q। अब हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। चलिए, इनके कोफिशिएंट्स से हम वैल्यू निकालते हैं। अब ये वाले फंक्शन को आप पार्शियल डिफरेंशिएट जब करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा हमारे पास 0, क्योंकि इसमें x की टर्म तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो पूरे ये कैसा एक्ट कर गया, एज अ कांस्टेंट, तो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका 0। सिमिलरली इस टर्म में y भी नहीं है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो भी क्या आ जाएगा, 0। एंड सेम गोज फॉर z, ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। अब हम चलते हैं p एंड q की तरफ। अब जब हम इसको p की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 6p। ओके, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 1। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया, ये पावर आगे आ गई, तो क्या हो गया 6 एंड इसकी पावर हो गई 12, और ये माइनस का एज इट इज। अब हम चलिए इसकी वैल्यूज पुटअप करते हैं हमारी चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन में।
आपको इसे बार बार याद करना पड़ेगा लिख लिख कर। देखिए इसकी छोटी सी ट्रिक क्या हो सकती है, इस इक्वेशन में x के साथ p लिया हुआ है एंड y के साथ q लिया हुआ है। सबसे पहले आपको एक छोटी सी ट्रिक बता सकती हूँ, बस इतना आपको कोएफिशिएंट्स याद रहेंगे। x के साथ p है एंड y के साथ q है, तो dx के अपॉन में क्या होगा, p मतलब x के साथ क्या है हमारे पास p है, तो dx के अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल एफ बाय डेल पी, वो भी विथ नेगेटिव साइड। y के साथ क्या लिया है हमने, q, तो dy के अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल एफ बाय डेल क्यू विथ नेगेटिव साइड। अब हमारे पास क्या बचता है, dx हो गया, dy हो गया, अब बचा क्या है, dz। अब इसके साथ ये है एंड y के साथ q है, तो z के साथ तो कोई बचा नहीं है, तो इसके साथ क्या होंगे, दोनों आ जाएंगे। कैसे, dz के अपॉन में p के साथ p वाला कोएफिशिएंट एंड q के साथ q वाला कोएफिशिएंट विथ नेगेटिव साइड। ओके, देन हमारे पास आता है p। अब हमारे साथ अगर x के साथ p आता है तो p के साथ x आएगा, ठीक है, तो dp के अपॉन में क्या आ जाएगा, x वाली टर्म प्लस जो p इंटू डेल एफ बाई डेल जेड, क्योंकि हमने इसको कहीं लिया ही नहीं डेल एफ बाई डेल जेड वाले कोएफिशिएंट को, से q के साथ भी होगा। q के साथ क्या आता है हमेशा, अगर y के साथ q है तो q के साथ क्या आएगा, y, तो y का कोएफिशिएंट प्लस q इंटू विथ रिस्पेक्ट टू z वाला कोएफिशिएंट, देन डी फाइव बाय जीरो। इसको हम बहुत ऐसे केस में यूज करेंगे जब हमारे पास कुछ पेयर नहीं बन रहे, जिसमें हमें अपॉन में जीरो वाली टर्म सब आएगी ना, तब हम इसका यूज करेंगे। हम देखेंगे वैसे क्वेश्चंस भी। अभी हम फिलहाल इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, dx के अपॉन में ये हो जाएगा dx के अपॉन में p वाला कोएफिशिएंट जो कि हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ 6p माइनस ऑफ 6। ओके, आपको साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये हो गया प्लस का 6p, देन डी वाई के अपॉन में माइनस ऑफ q वाला कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 1, ये 1 इज इक्वल टू डी जेड के अपॉन में माइनस ऑफ p वाला कोएफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ 6p माइनस q इंटू q वाला कोएफिशिएंट क्या है 1, ये आ गया 1 इज इक्वल्स टू dp के अपॉन में डेल एफ बाय डेल एक्स, क्या है हमारे पास 0 प्लस p इंटू z वाला कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है 0, तो ये पूरी टर्म क्या बन गई हमारे पास 0, तो ये हो गया हमारे पास 0। डी क्यू के अपॉन में सेम वही y वाली टर्म भी हमारे पास नहीं है एंड डेल z वाली टर्म भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू डेल फाइव बाय 0। ओके, अब हम इसको फर्दर फॉलो करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx बाय 6p इज इक्वल्स टू dy के अपॉन में -1, dz के अपॉन में माइनस ऑफ 6p स्क्वायर माइनस q एंड dp बाय 0, dq बाय 0 एंड d5 बाय 0। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था, जब आप चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लोगे, उसके बाद आपको ऐसे इंटीग्रल पेयर को चुनना है जिससे या तो आपकी पी एंड क्यू की वैल्यू एक्स एंड वाई के फॉर्म या फिर किसी और के फॉर्म में डायरेक्टली निकल आए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिनोमिनेटर स्टफ है, तो आप क्या करें, रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करें पी और क्यू में, ताकि उसकी हेल्प से हम पी एंड क्यू की वैल्यूज निकाल सकें। अब यहाँ पर देखिए, क्या आपको कौन सा ऐसा पेयर है जिसको सॉल्व करना बहुत आसान लग रहा है, बताइए। अगर आप इन दोनों पेयर को चुनते हो तो यहाँ x है, यहाँ y है, दो एक में x के रिस्पेक्ट आपको इंटीग्रल करना पड़ेगा, एक में y के रिस्पेक्ट इंटीग्रल करना पड़ेगा, और यहाँ पे टर्म क्या है p की, तो p की टर्म को आप कैसे इंटीग्रल कर पाओगे, थोड़ा टफ लगेगा ना। अब यहाँ पर देखिए, इनको भी करोगे तो ये भी टफ है, इन दोनों को करोगे तो ये थोड़ा इजी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर q की टर्म को आपको p के रिस्पेक्ट इंटीग्रल करना पड़ेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, या तो p q की डायरेक्ट वैल्यू निकल जाए, या फिर क्या हो हमारे पास p एंड q में कोई सा रिलेशन आ जाए। अब बचे कौन सा हमारे पास, ये दो पेयर,
ये दो पेयर में देखिए इजी लग रहा है, इधर भी अपॉन में 0 है, इधर भी 0 है एंड इधर भी, ये तो एक देखिए इस चीज़ को हम कभी कभी लेंगे और कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस में अगर हमें पेयर्स मिल जाते हैं तो हम कभी कभी इसे नहीं भी कंसीडर करते। ओके चलिए अब हम क्या करेंगे, सपोज मैंने पेयर लिया dp बाय 0, ठीक है। अब dp बाय 0 को मैंने इक्वल किया d5 बाय 0 से, तो ये 0 जब इधर गए तो ये पूरी टर्म क्या बन गई 0, ये टर्म हो गई हमारे पास क्या 0, तब dt इज इक्वल टू 0। अब बहुत सारे इंटीग्रेशन हम परफॉर्म करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट किया इधर भी इंटीग्रेट किया, तो ये 0 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0 प्लस एक हमारे पास कोफिशिएंट आएगा, मतलब कांस्टेंट आएगा जिसको हम क्या कहेंगे a, और इधर इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास p। ओके तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, मतलब p की वैल्यू आ गई हमारे पास a। मतलब अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, dp बाय 0 हमने कंसिडर किया तो dp की वैल्यू क्या हो गई 0, और फिर हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म किया तो p की वैल्यू हमने क्या निकाल ली a। चलिए अब p की वैल्यू हमारे पास निकल गई है, अब हम क्या करेंगे q की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से निकाल सकते हैं सेम इसको प्रोसीजर ऐसे करके, लेकिन क्या होगा हमें तो किस फॉर्म में चाहिए, थोड़े से अलग फॉर्म में चाहिए ना। हमारे पास a की वैल्यू आ गई है तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी b आ जाएगी। अगर हम इस मेथड से करेंगे तो मतलब q dq बाय 0 dq इज इक्वल्स टू अगर हमने 0 रखा तो हमारे पास एक अलग कांस्टेंट आ जाएगा जो कि क्या होगा हमने सपोज किया b आ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वो कांस्टेंट नहीं आए उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो p की वैल्यू निकली है इसको आप पुटअप करो इक्वेशन नंबर 1 में, वहां से q की वैल्यू निकालो। चलिए इसकी q की वैल्यू निकालते हैं हम, तो ये q माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो q की वैल्यू आ गई हमारे पास 3a स्क्वायर। ठीक है मैंने कुछ नहीं किया, p की जगह पर a रखा तो ये प्लस में हो गया q इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब मैं इसका कारण भी बता देती हूँ कि मैंने इसको क्यों नहीं चूज किया। अब देखिए अगर आप इसको चूज करते इसको भी चूज करते तो p की वैल्यू a आ जाती, इससे अगर आप सपोज करते तो b आ जाती। ठीक है आपके पास दो कांस्टेंट हो गए थे, फिर आप क्या करते कंप्लीट सॉल्यूशन में एक बार और कांस्टेंट आ जाता। तो इसको इस थोड़ी सी झंझट से बताने के लिए क्या किया हमने, जो वैल्यू निकली उससे हमने इक्वेशन में पुटअप किया एंड q की वैल्यू उसी फॉर्म में हमने निकाल ली। आप ऐसे ही क्वेश्चंस करके वैल्यू निकालनी रहेगी आपको। एक वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो दूसरी वैल्यू को आपको क्या करना है, इसमें पुटअप करना है एंड देन फाइंड आउट करना है। ठीक है चलिए ये p इज इक्वल्स टू a एंड q इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, चलिए अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ एक काम करते हैं, ये p इज इक्वल्स टू a हम यहाँ लिख देते हैं एंड देन यहाँ लिखते हैं हम कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि क्या होगा z इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q dy प्लस c, जो कि क्या है हमारा कांस्टेंट। तो p का इंटीग्रेशन करेंगे हम x के रिस्पेक्ट तो क्या हो जाएगा ax प्लस q का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर y प्लस c, ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर हम मैच कर लेते हैं। ठीक है हमारा आंसर सही है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नोट डाउन करना है आप कर लीजिए। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको मैं रब कर देती हूँ। वैल्यूज को भी रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा ले, चलिए ये वाला लिखते हैं, दैट इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ये रहा आपका क्वेश्चन, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। चलिए इसको अब हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या है हमारे पास, हमें इसको कैसे करना है, फंक्शन के फॉर्म में करना है, जिसमें क्या होगा राइट हैंड साइड पे 0 होगा। चलिए पहले हम इसको ये बना लेते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव कोएफिशिएंट्स निकालना है और इस फंक्शन को हमें किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, एक्स वाई जेड पी एंड क्यू। ओके चलिए अब हम देखते हैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएट कैसे क्या करना है। चलिए सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट आपको क्या करना है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर एक्स वाली टर्म क्या है, ये इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1। सिमिलरली भाई, तो भाई के लिए क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर भाई सिर्फ यही वाली टर्म है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। चलिए z के रिस्पेक्ट z है क्या, नहीं है। p के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2p एंड इसका क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2q। ओके आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, dx के फॉर्म में p वाला कोएफिशिएंट विथ नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2p। चलिए डी भाई के अपॉन में क्या होगा, q वाला कोएफिशिएंट दैट इज माइनस ऑफ q, पर यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2q। ओके अब क्या करना है, डी जेड के अपॉन में माइनस ऑफ p विथ p का कोएफिशिएंट, p का ये है हमारे पास 2p, तो ये क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस ऑफ 2p स्क्वायर विथ माइनस यहाँ लगेगा q इंटू डी एफ बाई डी क्यू क्या है माइनस का 2q, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2q स्क्वायर। समझ में आया। अरे देखो यहाँ माइनस का p एलईडी था और ये 2p आ गया, 2p आ गया, तो ये क्या हो गया माइनस का 2p स्क्वायर। ओके अब यहाँ पर क्या था, माइनस पहले से था, q पहले से था एंड देन यहाँ पर 2q आया, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस और 2q स्क्वायर। ओके चलिए प्लस 2q स्क्वायर। अब dp के फॉर्म में देखते हैं, dp के फॉर्म में क्या करना है, डेल एफ बाई डेल एक्स क्या है हमारे पास माइनस ऑफ 1 प्लस z वाला हमारा जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, तो 0 है, तो उसका तो हमें कुछ लिखना ही नहीं है, तो ये क्या हो गया डेल एफ माइनस ऑफ 1 डेल क्यू के अपॉन में क्या है, ओ सॉरी डी क्यू के अपॉन में क्या है डेल एफ बाय डेल वाई, मतलब वाई वाला कोएफिशिएंट, वाई क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 एंड देन इधर सिमिलरली 0। अब हमें क्या करना है, ऐसे दो इंटीग्रल को चुनना है जिससे या तो आपको पी एंड क्यू की वैल्यू डायरेक्ट एक्स एंड वाई के फॉर्म में मिल जाए या फिर आपको कोई ना कोई पी एंड क्यू के फॉर्म में आपको रिलेशन मिल जाए। आई रिपीट, आपको या तो पी एंड क्यू की वैल्यूज एक्स एंड वाई या फिर किसी और वेरिएबल की अगर आपको इक्वेशन दी हुई है उसके फॉर्म में अगर डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको एट दैट पॉइंट ऐसा कोई सा टर्म नहीं दिख रहा है जिससे आपको पी क्यू की वैल्यू निकल सके, तो आप क्या कर सकते हो, एक रिलेशन बिल्डअप कर सकते हो पी एंड क्यू के बीच। ओके चलिए अब हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए dp अपॉन माइनस ऑफ 1 एंड dq अपॉन 1। अब हम ये दो टर्म्स को क्यों मेन ले रहे हैं, क्योंकि हमें p एंड q की वैल्यूज फाइंड करना है और मेनली p एंड q इसी टर्म में है। ओके तो हम ये वाली टर्म को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि p एंड q की वैल्यू किससे निकल सकती है। अब यहाँ ये वाली टर्म को हमको बहुत टफ दिख ही रही है। ओके ये वाली टर्म हमें टफ दिख रही है। अब हमारे पास टर्म कितनी बची, 1 2 3 4, इसमें हमें ये दो को तो लेना ही है। ये टर्म को तो जब हम मैंने बताया ना जब अपॉन में 0 वाली कंडीशन बनती है तब हम इसे कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ 0 नहीं बन रही है
तो अब हम उसको साइड में रखेंगे। चलिए, अगर मैं इसके साथ ये वाली टर्म लूँ, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं। इसके साथ ये वाली टर्म लूँ तो क्या होगा, p वाला जो टर्म है उसको p के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं q के साथ लूँ तो p को हम क्या q के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मैं ये टर्म को इसके साथ लूँ तो यहाँ पर q है, तो हम q को क्या p के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मैं ये वाले टर्म को इसके साथ लेती हूँ तो यहाँ पर q है एंड यहाँ पर भी q है, ठीक है, तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और मेन बात ये है कि यहाँ पर अपॉन में 1 1 है तो x एंड y भी क्या होंगे, इजीली इंटीग्रेट हो जाएंगे। चलिए, तो हम क्या करते हैं, बाय टेकिंग 1 एंड 4, यहाँ पर मैंने लिया 1 एंड 4, तो क्या मिला मुझे, dx के अपॉन में माइनस ऑफ 2p इक्वल्स टू dp के अपॉन में माइनस ऑफ 1। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस पहले तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो गया, 2p को मैंने इधर पहुंचाया तो ये क्या हो गया, dx इज इक्वल्स टू 2p dt। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको हम अगर ऐसा लिखते हैं, इधर साइड p वाली टर्म ले लेते हैं और इधर साइड x वाली ले लेते हैं, तो क्या होगा, थोड़ा अच्छा लिखिएगा क्योंकि हमको p की वैल्यू निकालना है। अब बोथ साइड हमने क्या करा, इंटीग्रेशन परफॉर्म किया, तो ये क्या हो गया, 2p का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2p स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c1, एक आर्बिटरी कांस्टेंट। अब यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया, तो हमारे पास 2p स्क्वायर बाय 2 था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, p स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस c1। पर हमें तो क्या चाहिए, p की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर p की वैल्यू को यहाँ से स्क्वायर रूट हटाया और इधर से क्या लग देगा, यहाँ पर रूट। ओके, गॉट इट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सिमिलरली आप q की वैल्यू निकालिए। आप q की वैल्यू या तो इधर इन दोनों को मैच करके भी निकाल सकते हो या फिर आप यहाँ पर पुट करके भी निकाल सकते हो। पर क्या होगा, यहाँ पर निकल सकती है, वहाँ से भी अगर आप p की वैल्यू वहाँ पर पुटअप करके भी निकाल सकते हो। एंड अगर आपको कोई सा और ऐसा पेयर मिल रहा है जिससे आप q की वैल्यू और इजीली निकाल सकते हो तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। ओके, चलिए निकालिए, मुझे तो जगह ढूंढ लेती हूँ। चलिए, आपने निकाल ली होगी, मैं यहीं पर लिख देती हूँ। अब देखिए, या तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिए, या तो आप p की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके q की वैल्यू निकालो, और अगर आपको ऐसा कोई सा पेयर मिल रहा है जिससे आप और इजीली q की वैल्यू निकाल सकते हो तो आप उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं x प्लस c1 को यहाँ पर रखूँगी तो x प्लस c1 x कैंसिल हो जाएगा, देन दोनों टाइप से उसी मेथड से निकल रही है, मतलब उतना ही इजी लग रहा है। जैसे अगर आप यहाँ रखोगे तो हमारे पास क्या होगी, उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस c1 माइनस क्यू स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, x से x कैंसिल, ये क्या हो गया, अगर मैं क्यू स्क्वायर को उधर पहुँचा देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, c1 माइनस ऑफ वाई। ओके, अभी क्या होगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा, सेम वही वैल्यू आएगी। आपको इधर से भी निकालना दिखा दिया है, अब इधर से भी हम निकाल के देख लेते हैं। चलिए, बाय टेकिंग 2 एंड 5। ओके, 2 एंड 5, तो ये क्या होगा, dy इज इक्वल टू 2q को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये क्या होगा, 2q dq। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, इसका क्या होगा, 2q स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया q स्क्वायर प्लस c2, एक नया कांस्टेंट। अब हमको q की वैल्यू निकालना है तो हमने क्या किया, q स्क्वायर को इधर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस c2 पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, q की वैल्यू चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाकर इधर रूट लगा देंगे एंड देन हमारे पास पी एंड क्यू की वैल्यूज आ चुकी है। यहाँ से भी हमने सेम वैल्यू निकाली थी जो हमने यहाँ से निकाली है। तो ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन होगा कि आप किस तरीके से पी एंड क्यू की वैल्यू निकालना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि बस एक वैल्यू निकाल के मैं दूसरी यहाँ से निकालूँ तो भी करेक्ट आएगी। अगर आपको ऐसा पेयर मिल गया है जो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। हम क्या करेंगे, पी एंड क्यू की वैल्यू निकालने के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे जो कि हमारा होगा कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी। पी क्या हमारे पास x प्लस c1 की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y माइनस एक सेकेंड यहाँ पर हमें y के साइड पे ऐड करना था। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, पर इसको हम अच्छे से ही करते हैं जैसा हमें आता है बुक्स वगैरह में वैसे ही करेंगे हम। यहाँ पर क्या होगा, हम जो ऐड करते हैं कांस्टेंट को वो किसकी साइड करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं करना। जैसे यहाँ पर हमें q की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम q की साइड पे कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे, किसकी साइड करेंगे, उसके अपोजिट जो है y की साइड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस सी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन वाई प्लस एक कांस्टेंट जिसको हमने नाम दिया ये, और इधर क्या हो गया क्यू स्क्वायर। अब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, रूट में वाई प्लस सी टू। ओके, वहाँ पर वाई माइनस सी टू आ रहा था, यहाँ पे वाई प्लस सी टू आ रहा है। ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसके अपोजिट में कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम q की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसमें कांस्टेंट किधर ऐड करेंगे हम y की साइड। गॉट इट। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y प्लस c2 की पावर 1/2 dy प्लस एक कांस्टेंट जिसको मैंने नाम दे दिया a, इसमें नाम दे दिया a। ओके, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, x प्लस c1 की पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 बाय 3/2। सेम y प्लस c1 की पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसको मैं व्यवस्थित लिख देती हूँ। आई होप आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, मैं यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देती हूँ। तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आया है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस c1 की पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस y प्लस c2 की पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस ये हमारा कांस्टेंट। अगर आप ये कांस्टेंट को हटाना भी चाहो तो आप हटा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास दो कांस्टेंट आ चुके हैं। तो अगर आप इसको हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। ओके, ये रहा हमारा कंप्लीट आंसर। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। चलिए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक काम करते हैं, आप वो क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, वरना हम नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे उससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन के रिलेटेड। चलिए, मैं क्वेश्चन दे देती हूँ। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। चलिए, मैं होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ। आपने जो सॉल्व करना उसे कमेंट में आंसर बताना, वरना हम नेक्स्ट वीडियो उसी रिलेटेड बना लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन रिलेटेड। चलिए, क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। चलिए, जो क्वेश्चन को जरूर से ट्राई कीजिएगा, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, मन से ट्राई करना, कहीं से टीपा टीपी मत करना, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है
पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू। क्वेश्चन फिजिबल है। पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू। इसको आपको सॉल्व करना है चार ट्रिक्स मेथड से। आज मैं कोशिश मतलब मैं आपको करना ही ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। और अगर आपका आंसर आज ही रात को आ जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे खुशी होगी कि आपको इतने अच्छे से टॉपिक समझ में आया कि आपने यूँ आंसर निकाल लिया। ओके, और ये वाला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन मैच कर लेती हूँ। पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू। क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। आप इसका आंसर मुझे ज़रूर से बताना, वरना हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर के साथ। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।